नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। आज बात रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की। बीते कुछ दिनों से भारत में हर तरफ पुतिन की ही चर्चा है। वे 2 दिवसीय यात्रा पर भारत आए और इसी के साथ वे तमाम कहानियां भी सतह पर आ गई जो पुतिन को लेकर पूरी दुनिया में फैली हुई हैं। आखिर कैसे खुफिया एजेंसी केजीबी के एजेंट रहे एक शख्स यानी पुतिन ने रूस के राष्ट्रपति पद तक की यात्रा की और फिर सत्ता पर ऐसी पकड़ बनाई कि विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं बची। क्या ये महज लोकप्रियता है या फिर कुछ और? मिलेंगे इन तमाम सवालों के जवाब हमारे इस शो में। 2 दिन की भारत यात्रा पर पुतिन पहुंचे दिल्ली। 5-6 दिसंबर इनकी इस यात्रा की मियाद है। भव्य स्वागत हुआ। खुद प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट तक पहुंचे और बताया जाता है कि तमाम ऐसे समझौते हो रहे हैं जिससे दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं वो एक और ऊंचाई की ओर जाएंगे। अमेरिका के साथ अटकी ट्रेड डील के बीच पुतिन की इस यात्रा का भारत के लिए खासा महत्व है। सबकी नजर इसके नतीजों पर है, पर हमारी नजर पुतिन पर है। आखिर पुतिन इतने लंबे समय से सत्ता के केंद्र यानी रूसी सत्ता के केंद्र कैसे बने हुए हैं? कौन है पुतिन? कहां से आए? कब पैदा हुए? ये तस्वीर देखिए। व्लादिमीर पुतिन, इनका जन्म हुआ 7 अक्टूबर 1952 को। उस समय का शहर था लेनिनग्राड, जो अब पीटर्सबर्ग, सेंट पीटर्सबर्ग फिर से हो गया। यानी कभी पीटर्सबर्ग था, फिर क्रांति के बाद उसका नाम लेनिनग्राड हुआ, फिर वो पीटर्सबर्ग है। रूस जाहिर है सोवियत यूनियन का केंद्र था और देश में कम्युनिस्ट पार्टी का उस समय एक छत्र राज था। पुतिन का परिवार बेहद गरीब था। पिता फैक्ट्री में मजदूर थे, मां भी छोटे मोटे काम करती थी। 3 भाइयों में से 2 बचपन में ही बीमारी से मर गए, यानी पुतिन इकलौते बचे। एक छोटे से कम्यून फ्लैट में वे रहते थे जहां एक किचन था और बाथरूम 5-6 परिवारों के साथ शेयर करना पड़ता था। चूहे भरे पड़े थे। बचपन में पुतिन ने बहुत मार खाई, लड़ाई झगड़ा किया, इसलिए आगे चलकर जूडो कराटे भी सीखा और अभी भी वो उसके उस्ताद माने जाते हैं। स्कूली पढ़ाई के बाद लेनिनग्राड स्टेट यूनिवर्सिटी से पुतिन ने इंटरनेशनल लॉ में ग्रेजुएशन किया। ये यूनिवर्सिटी है। 1975 में उनका ये सपना पूरा हुआ कि वे केजीबी ज्वाइन कर लें। केजीबी मतलब ये सोवियत संघ यानी यूएसएसआर की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी थी जो दुनिया भर में सीआईए से मोर्चा लेती थी। इसका रूसी में जो मतलब है उसको अगर हम अंग्रेजी में कहें तो कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी, इसका पूरा मतलब है। 1954 से 1991 तक केजीबी का, यानी जब तक सोवियत यूनियन का विघटन नहीं हुआ, केजीबी का पूरी दुनिया में जाल था और सीआईए के साथ ग्लोब के हर हिस्से में एक तरह से उसका संघर्ष चलता रहता था। बाद में यानी यूएसएसआर के विघटन के बाद खुफिया एजेंसी नाम बदला, फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी हो गया और इसके पहले डायरेक्टर खुद व्लादिमीर पुतिन ही बने थे। ये सब कैसे हुआ, इसको जानने के लिए पहले चलते हैं कि 1975 के बाद क्या हुआ जब केजीबी में पुतिन भर्ती हुए थे। ये तस्वीर देखिए। केजीबी एजेंट व्लादिमीर पुतिन 15 साल तक केजीबी में काम किया था पुतिन ने। पहले लेनिनग्राड में काउंटर इंटेलिजेंस में, फिर 1985 से 90 तक पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में पुतिन की तैनाती हुई। ये वो दौर था जब जर्मनी में काफ़ी उथल पुथल हो रही थी। उस समय उन्होंने जर्मन भाषा भी सीखी और रैंक था इनका लेफ्टिनेंट कर्नल। और फिर 1989 का वो दिन आया जो अब इतिहास का एक हिस्सा बन गया है। ये वो दीवार है जो पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी को अलग करती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका ने अपने अपने प्रभाव क्षेत्रों में एक तरह से जर्मनी को बांट लिया था। 9 नवंबर 1989 को यह दीवार गिरा दी गई
उस दिन पूर्वी जर्मनी की जो कम्युनिस्ट सरकार थी उसने अचानक घोषणा की कि अब नागरिक पश्चिमी जर्मनी जा सकते हैं। हजारों लोग दीवार के पास पहुंच गए। बॉर्डर गार्ड्स ने रोकने के बजाय गेट खोल दिए। लोग दीवार पर चढ़ गए, हथौड़ों से तोड़ने लगे। एक ऐतिहासिक दिन था वो। पूरी दुनिया ने टीवी पर लाइव इसे देखा। इसी दिन माना जाता है कि कोल्ड वॉर वास्तव में खत्म हुआ था, यानी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के हैंगओवर से बाहर निकली। और ठीक यही समय था जब पुतिन पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में केजीबी अफसर के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने खुद अपनी आत्मकथा में लिखा है कि उस रात उनके ऑफिस के बाहर भीड़ जमा हो गई और वे अकेले पिस्तौल लेकर खड़े थे। पिस्तौल दिखाकर उन्होंने सबको भगा दिया और सारी सीक्रेट फाइल्स जला दी। खतरा था। और फिर इस्तीफा देकर सेंट पीटर्सबर्ग लौट गए। वहां अपने पुराने प्रोफेसर अनातोली सोबचाक के साथ वे काम करने लगे, जो उस शहर के पहले चुने हुए मेयर बने। ये हैं अनातोली सोबचाक, जो दरअसल पुतिन के मेंटोर भी आप कह सकते हैं। ये लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर थे। पुतिन उनके छात्र रहे थे। 1989 में सोवियत संसद के लिए ये चुने गए थे और गोर्बाचोव के सुधारों, यानी जिसको हम पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त के नाम से याद करते हैं, उसके बड़े समर्थक थे। उदारीकरण और खुलापन जो नीति शुरू की थी गोर्बाचोव ने, और बहुतों का मानना है कि उसी की वजह से सोवियत यूनियन का विघटन भी हुआ था। सोवियत यूनियन टूटने के बाद रूस के पहले लोकतांत्रिक दौर के सबसे चमकदार नेताओं में थे ये जो सज्जन हैं, जिन्हें हमने बताया कि ये पुतिन के मेंटोर थे, यानी अनातोली सोबचाक। और वो चूंकि मेयर थे तो उनके साथ पुतिन को काम करने का मौका मिला। सोवियत संघ का अंत हो गया था 25 दिसंबर 1991 को। राष्ट्रपति गोर्बाचोव ने इस्तीफा दिया। सोवियत झंडा क्रेमलिन से उतरकर क्रेमलिन जो वहां का केंद्र माना जाता था, उस वहां पर रूसी झंडा फहराया गया। रूस जो एक प्राचीन देश रहा है फिर से अस्तित्व में आ गया। और जून 1991 में हुए पहले खुले और लोकतांत्रिक चुनाव में अनातोली सोबचाक सेंट पीटर्सबर्ग, यानी उसी जो लेनिनग्राद से सेंट पीटर्सबर्ग हो गया था, उसके पहले मेयर चुने गए थे और 91 से 96 तक मेयर रहे। इस दौरान पुतिन उनके पहले डिप्टी मेयर थे और सबसे करीबी सहयोगी भी थे। ये तस्वीर देखकर और दोनों की बॉडी लैंग्वेज आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे बॉस थे सबाचोव। विदेशी आर्थिक संबंधों के हेड थे पुतिन, और यहीं से उनकी राजनीति की असल शुरुआत हुई। और एक शख्स और था जो सोवियत यूनियन ढहने के लिए काफी जिम्मेदार माना जाता है, बोरिस येल्सिन। ये तस्वीर, इनके साथ भी पुतिन को काम करने का मौका मिला। कैसे, ये भी दिलचस्प कहानी है। 1996 में सोबचाक चुनाव हार गए और पुतिन उनके डिप्टी थे तो वो बेरोजगार हो गए। लेकिन अचानक 1997 में उन्हें मॉस्को से बुलावा आया और बोरिस येल्सिन ने उन्हें FSB, यानी पहले जो KGB था, उसका नया डायरेक्टर बना दिया। अब जो भी खबरें रही हो येल्सिन के पास बतौर KGB एजेंट पुतिन की खूबियों के बारे में, उसको देखते हुए FSB का डायरेक्टर बना दिया गया। और सिर्फ 9 महीने बाद 1999 में सीधे उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया। येल्सिन उस वक्त काफी बीमार थे, शराब की लत थी उन्हें। उनकी लोकप्रियता बहुत कम हो गई थी और चेचेनिया में दूसरा युद्ध चल रहा था। पुतिन ने कठोरता से वो युद्ध लड़ा, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान छूने लगी। रूस और चेचेनिया का मामला क्या है, ये देखिए। ये रूस है और ये यहां पर चेचेनिया, एक छोटा सा प्रांत जो सोवियत यूनियन के विघटन के बाद आजादी चाहता था। 1994 में येल्सिन ने सैनिक कार्रवाई शुरू की थी। 2 साल तक पूरी ताकत लगाई, लेकिन पूरी तरह से विद्रोह दबा नहीं पाए। 1996 में शांति समझौता हुआ और चेचेनिया ने आंतरिक रूप से आजादी प्राप्त कर ली, लेकिन पुतिन को शायद यह बर्दाश्त नहीं था।
1999 में जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने दोबारा युद्ध शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री बनने के साथ ही एक तरह से उनका ये युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध 10 साल तक चला। विद्रोहियों को पूरी ताकत से कुचल दिया पुतिन ने। बड़ी क्रूरता के उन पर आरोप लगे हैं, लेकिन इस सख्ती ने उन्हें काफी लोकप्रिय बना दिया और जो उनकी रेटिंग 2% थी वो अचानक 70-80% हो गई। युद्ध अक्सर नेताओं को महानायक बना देते हैं और इसलिए युद्ध कई बार कराए भी जाते हैं। और युद्ध के बीच ही पुतिन राष्ट्रपति बन गए थे। कैसे? ऑपरेशन उत्तराधिकार। ये क्या था? दरअसल 31 दिसंबर 1999 को एल्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया और टीवी पर घोषणा की कि पुतिन अब कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। इसे पश्चिमी मीडिया ने ऑपरेशन उत्तराधिकारी का नाम दिया क्योंकि पुतिन ने ऐलान किया था कि येल्सिन और उनके परिवार पर, जिस पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे थे, उन पर भविष्य में भी कभी कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। तो एक तरह से ये लेन देन का मामला लग रहा था। बहरहाल मार्च 2000 में पुतिन 53% वोट पाकर पहली बार एक चुने हुए राष्ट्रपति के रूप में सामने आए। 2004 में दोबारा चुने गए। तब संविधान में सिर्फ 2 टर्म कोई लगातार रह सकता था, यानी लिमिट थी। इसलिए 2008 में दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया गया और खुद प्रधानमंत्री बन गए और बतौर प्रधानमंत्री सारे सत्ता के सूत्र पुतिन के पास ही थे। इस पद पर वो 2012 तक रहे और 2012 में वे फिर राष्ट्रपति बन गए। 2020 में संविधान का संशोधन कराया गया और अब वो 2036 तक राष्ट्रपति रह सकते हैं, यानी 2 और टर्म, और 2036 तक यानी 37 वर्ष। इतना बड़ा कार्यकाल तो शायद ही किसी और का रहा हो। रूसी राजनीति में पुतिन की जबरदस्त पकड़ है। कहने को रूस एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन पुतिन के खिलाफ आवाज उठाने वालों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की जान चली गई है। वे पत्रकार जो पुतिन के कारनामों पर खबर कर रहे थे या उनकी रिपोर्ट्स आई थी। कोई जहर देकर मारा गया तो किसी को गोली से मारा गया। पुतिन की पार्टी यूनाइटेड रशिया भारी बहुमत के साथ सत्ता पर काबिज है। यानी रूस में लोकतंत्र तो है, लेकिन वो प्रतिबंधित लोकतंत्र है, नियंत्रित लोकतंत्र है। विपक्षी पार्टियों के नेता या तो जेल में है या देश छोड़ चुके हैं। टीवी, अखबार, इंटरनेट सब पर कंट्रोल है। चुनाव होते जरूर हैं, लेकिन नतीजे जैसे पहले से तय हैं और दुनिया इसे देख रही है। वीडेम यानी वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसीज की ये रिपोर्ट है, जिसमें कहा गया है कि जो लोकतांत्रिक सूचकांक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, उसमें 179 देशों में रूस 171वें नंबर पर आता है। वीडेम एक स्वीडिश संस्थान है जो दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बहुत विस्तार से मापता है और हर साल डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी करता है। 2024 की रिपोर्ट जो 2023 के डेटा पर आधारित है, उसने रूस को इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी यानी चुनावी तानाशाही के रूप में वर्गीकृत किया है। इसका मतलब है कि रूस में चुनाव होते हैं, लेकिन वे निष्पक्ष नहीं होते और लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे स्वतंत्र न्यायपालिका, प्रेस की आज़ादी, विपक्ष के लिए मौका, ये बहुत कमज़ोर है। उधर पुतिन का निजी जीवन भी चर्चा में रहा है। उनकी पत्नी और बेटियां। 1983 में ल्यूदमिला से उन्होंने शादी की थी। 2 बेटियां हैं, मारिया और कैटरीना। 2013 में लेकिन तलाक हो गया। आजकल उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में अफवाह है, पूर्व जिम्नास्ट अलीना कबायेवा, जिनसे कथित तौर पर उनके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन क्रेमलिन की ओर से इस पर चुप्पी है, कुछ बताया नहीं जाता। बहरहाल पुतिन ने रूस को संकट से उबारा है, इसमें शक नहीं। सोवियत यूनियन के बाद, विघटन के बाद अचानक देश जिस तरह से कमजोर हुआ था, आज रूस एकदम उलट स्थिति में है। पुतिन को इसीलिए कुछ लोग अगर तानाशाह कहते हैं तो बहुत लोग उन्हें रूस का रक्षक भी बताते हैं। 1990 के अराजक दौर से निकालकर उन्होंने रूस को एक महाशक्ति बनाया।
अर्थव्यवस्था 10 गुना बढ़ाई, सेना को मजबूत किया। पर विरोधी कहते हैं कीमत बहुत भारी है, आजादी छीन ली, लोकतंत्र खत्म कर दिया। सच जो भी हो, एक बात तो तय है कि पिछले 25 साल से रूस की हर सांस पर पुतिन का नाम लिखा है। वे 37 साल तक सत्ता में रहेंगे। स्टालिन के बाद सबसे लंबे समय तक का ये शासन होगा। इतिहास ही तय करेगा कि पुतिन रूस के लिए कितने अच्छे या बुरे साबित हुए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये शो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें, जिसका पता वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दीजिए इजाजत, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.